Friends, my name is Arif Khan. Today I will discuss about a very important concentration term of solution, formality. Formality को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर्मेलिटी को हिंदी में फॉर्मलता कहा जाता है. फॉर्मेलिटी क्या है? पर लीटर वॉल्यूम में नंबर ऑफ सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट जितने डिजॉल्व होते हैं उसी को हम फॉर्मेलिटी कहते हैं. तो फॉर्मेलिटी की हम डिफिनीशन क्या दे सकते हैं? नंबर ऑफ फार्मूला मास डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. 1 लीटर विलेय में विलेय के फार्मूला सूत्र द्रव्यमानों की संख्या उस सॉल्यूशन की उस विलेय की फॉर्मलता कहलाती है. तो फॉर्मलता के लिए देखिए, फॉर्मेलिटी के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा? फॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. फॉर्मलता बराबर विलेय की फॉर्मलता बराबर विलेय के सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बटा विलेय का आयतन लीटर में. फॉर्मेलिटी इक्वल टू आगे देखो क्या होगा. नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? विलेय के सूत्र द्रव्यमानों की संख्या कैसे निकाली जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स जैसे निकालते हैं वैसे नंबर ऑफ फार्मूला मास भी निकालेंगे. जैसे विलेय के मोल की संख्या निकाली जाती है वैसे विलेय के सूत्र द्रव्यमानों की संख्या भी निकाली जाती है. बस मोल्स की जगह क्या रखना पड़ेगा? फार्मूला मास. नंबर ऑफ फार्मूला मास इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास. अब मोलर मास तो मोल में यूज होता है, बस मोलर मास की जगह हम फार्मूला मास का इस्तेमाल करेंगे. अब मोलर मास तो पहले से जानते हैं क्या होता है, आगे हम जानेंगे कि फार्मूला मास क्या होता है. अणुभार पहले से जानते हैं, आगे हम बताएंगे कि सूत्र भार फार्मूला मास क्या होता है. ठीक है, चलिए आगे. अब ये नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट. अब ये टर्म डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. अब ये टर्म नीचे आ जाएगा. ये चीज नीचे आ जाएगी तो क्या फॉर्मूला बनेगा? फॉर्मेलिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम. ये भी ग्राम में होता है, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा ये. ठीक है ना. अब अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में ना हो करके मिलीलीटर में हो तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर अगर ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो पूरे इस टर्म में 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे. तो क्या हो जाएगा? फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला फॉर्मेलिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000. ठीक है. फॉर्मलता बराबर विलेय के मोल की संख्या विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय के सूत्र द्रव्यमान की संख्या गुणे विलेय का आयतन मिलीलीटर में. अब इसी में 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे. ठीक है. अब देखिए, जो फॉर्मेलिटी है और मोलैरिटी है वो दोनों एक ही होते हैं. मोलरता और फॉर्मलता एक ही होते हैं. बस मोलरता में याद होगा, मोलरता क्या होती है? मोल प्रति लीटर में सांद्रता. और फॉर्मलता क्या होती है? फार्मूला मास पर लीटर में सांद्रता. मोलैरिटी क्या है? मोल पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. और फॉर्मेलिटी क्या? फार्मूला मास पर लीटर में सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन. मोलरता के फॉर्मूला में याद होगा, यहाँ पर हम सूत्र भार लिखते हैं. ठीक है ना. और फॉर्मलता के फॉर्मूला में मोलरता के सूत्र में क्या रखते थे? अणुभार. और यहाँ पे फॉर्मलता के फॉर्मूला में क्या रखेंगे? सूत्र भार. फॉर्मेलिटी के फॉर्मूला मोलैरिटी के फॉर्मूला में क्या होता था? मोलर मास. और यहाँ क्या होगा? फार्मूला मास. फार्मूला मास. यानी मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी एक ही है, लेकिन फॉर्मेलिटी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड के लिए. जैसे कौन कौन से हमारे आयनिक सॉलिड्स हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट. ये सब क्या होते हैं? आयनिक ठोस होते हैं. इनके लिए हम जब मोलैरिटी निकालते हैं तो उसी को हम फॉर्मेलिटी कह देते हैं. मोलैरिटी में फार्मूला मास का मोलर मास का इस्तेमाल करते हैं और फॉर्मेलिटी में क्या होता है? फार्मूला मास का इस्तेमाल किया जाता है. अब फार्मूला मास क्या होता है? देखो याद रखो,
कोई भी अगर आयनिक सॉलिड होता है, आयनिक सॉलिड जैसे कॉपर सल्फेट, अगर ये एनहाइड्रेटेड है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं जुड़े हैं, ठीक है, तो इसका मोलर मास, इसका अणुभार कुछ और होगा। लेकिन जब इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गए, जब इसमें जल के अणु जुड़ गए, तब यह जल योजित हो गया, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट हो गया। अब इसका मोलर मास चेंज हो जाएगा। देखिए, जो आयनिक सॉलिड है, मतलब जो आयनों से बने हुए ठोस हैं, आयनिक सॉलिड होते हैं, उनका जो मोलर मास होता है उसी को हम फॉर्मूला मास कह देते हैं। तो मोलर मास और फॉर्मूला मास में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। नॉन आयनिक सॉलिड का मोलर मास हो जाता है, और जो आयनिक सॉलिड का मोलर मास होता है उसी को हम फॉर्मूला मास कह देते हैं। तो फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस मोलैरिटी में क्या था, मोलैरिटी के फॉर्मूला में हम यहाँ पे मोलर मास का इस्तेमाल करते थे। फॉर्मेलिटी के फॉर्मूला में क्या होगा, हम मोलर मास की बजाय हम फॉर्मेलिटी के फॉर्मूला में फॉर्मूला मास का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसी पर एक क्वेश्चन हम करा देते हैं फॉर्मेलिटी पर। फॉर्मेलिटी को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फॉर्मूला मास पर लीटर, यानी पर लीटर फॉर्मूला मास पर लीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। इसी पर एक क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। कहा जाए एक क्वेश्चन है कि 1.17 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज dissolved in 1000 ml of water. Find out formality of solution. 1.17 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 1000 मिलीलीटर पानी में घोला गया। अब जो विलयन प्राप्त हुआ उसकी फॉर्मेलिटी ज्ञात करिए, फॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मेलिटी का ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 1.17 ग्राम। फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, कौन सा सॉल्यूट है, सोडियम क्लोराइड। इसका हम फॉर्मूला मास निकाल लें, सोडियम क्लोराइड का हम सूत्र भार निकाल लें, ठीक है। जैसे मोलर मास निकलता वैसे ही फॉर्मूला मास निकलेगा। सोडियम क्लोराइड का एटॉमिक मास 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5। अब ये आ गया 58.5। तो फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 58.5 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर कितना दिया हुआ है 1000 मिलीलीटर में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 0.0, यानी सॉल्यूशन की जो फॉर्मेलिटी आएगी ये आ जाएगी 0.02 फॉर्मूला मास पर लीटर, जो कि फॉर्मेलिटी की यूनिट होती है। फॉर्मूला मास पर लीटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एफ से। यही सॉल्यूशन की इस विलयन की फॉर्मलता आ गई। तो ये जो कुछ चीजें थी कंसंट्रेशन टर्म, फॉर्मेलिटी तक हमने बता दिया। ये शायद 7वां नंबर की फॉर्मेलिटी थी, 7वां नंबर का कंसंट्रेशन टर्म था। चलिए, अब इसके बाद एक हम और सबसे लास्ट वाला इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स जान लेते हैं। वो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। ये 8वें नंबर का कंसंट्रेशन टर्म हम बताने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में बाकी कंसंट्रेशन टर्म देख लेंगे। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हिंदी में मोल प्रभाज कहते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी सॉल्यूशन में, किसी विलयन में दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो इनका जो मोल का हिस्सा होता है समझ लीजिए, उसी को हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल प्रभाज क्या है, अगर किसी सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाले हम तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा,
चाहे सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, उसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे हम मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल moles of all the components present in the solution। विलयन में किसी घटक का, किसी अवयव का मोल प्रभाज क्या होगा, जिस अवयव का मोल प्रभाज हम निकालते हैं उसको हम उसके मोल को अंश में रखेंगे और टोटल मोल्स को यानी विलय का मोल और विलायक के मोल उसको हम हर में रखेंगे। यानी मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, तो जिस भी कंपोनेंट का हम मोल फ्रैक्शन लेते हैं वो क्या हो जाता है, वो एक रेशियो हो जाता है। किसका रेशियो, उस कंपोनेंट के मोल और सॉल्यूशन में मौजूद टोटल नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो हो जाता है। यानी विलयन में उपस्थित किसी अवयव, किसी कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलय और विलायक, विलय या विलायक की मोल की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोल की संख्या का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वही उस अवयव की, उस कंपोनेंट का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे देखो, अगर हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट देखा जाए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, विलय का मोल प्रभाज क्या होगा, विलय के मोल की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये ऊपर हो जाएगा न्यूमेरेटर में। अब डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मींस मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और जानते हैं अगर सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मोल्स निकालना होगा तो क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ये सभी लोग मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूला में, मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर में पढ़े हुए ही हैं। अब अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट देखें तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, XA से, ठीक है ना। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट के मोल और टोटल मोल, सॉल्यूट के मोल और सॉल्वेंट का मोल, इन दोनों का रेशियो, ये क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं XB से। तो ऊपर क्या लिखेंगे, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट, मींस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। अगर देखो हम यन स्मॉल यन क्या मान लें, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसको ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सॉल्यूट के मोल और सॉल्वेंट का मोल, टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट इन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। यह रेशियो ही क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे यन अगर हम मान लें क्या है, नंबर ऑफ स्मॉल एन क्या मान लें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मान लें, और कैपिटल एन का मान लें, स्मॉल एन क्या हो गया, विलय के मोल की संख्या, कैपिटल एन क्या मान लें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये मान लें। तो अब देखो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन x से माना था हमने, ऊपर क्या लिखेंगे, इसका मोल फ्रैक्शन निकालने जा रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोल की संख्या को ऊपर लिखेंगे, स्मॉल n मानी गई है। नीचे क्या हो जाएगा,
टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट स्मॉल n और प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट जो क्या है कैपिटल N। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स को हम न्यूमरेटर में रखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने माने गए कैपिटल N, विलायक के मोल की संख्या कितनी मानी गई कैपिटल N, और नीचे कुल मोल की संख्या यानी विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, क्या किसी भी सॉल्यूशन में विलेय और विलायक के मोल प्रभाज का योगफल 1 होता है। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन इन दोनों का टोटल 1 हो जाता है। अब कैसे होता है देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XA प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XB माना गया। XA की वैल्यू कितनी है स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये क्या हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XB माना गया। XB की वैल्यू यहां से रख दें कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा स्मॉल n प्लस कैपिटल N, भाग देंगे 1 आएगा, 1 से n में गुणा करेंगे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, भाग देंगे 1 आएगा, 1 से n में गुणा करेंगे n हो जाएगा, तो ये कितना हुआ 1 हो गया। तो अभी हमने क्या बता दिया, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का जो टोटल योगफल सम होता है वो कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो इसके आगे हम अगली वीडियो लाएंगे जब, तो उसमें हम मोल फ्रैक्शन पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। तब थैंक यू।